नमस्कार दोस्तों। तो आज हम टैली का कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो टैली को सीखने से पहले हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंट्स अर्थात खाता। जैसे एग्जांपल फॉर मनीष ने हमसे पैसा लिया, तो यह जो लेन देन हुआ है हमसे मनीष का, तो मनीष को हम रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बुक के अंदर मनीष का अकाउंट रखेंगे। अब अकाउंट्स और यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो सारी बातें हो रही है पैसों की। पैसों के बारे में ही सारी बातें हो रही है कि जैसे मनीष ने हमसे पैसा लिया या मनीष ने हमको सामान दिया, तो यहाँ पर जो भी है वैल्यूएशन है वो यहाँ पर सब पैसों में आएगी। किससे हमारा कितना पैसे का क्या उधारी है, क्या बाकी है, या किससे कितना लेना है, वो सारी बातें रुपए में दर्ज होगी। अर्थात इंडिया में रुपए करेंसी है, इसलिए जो करेंसी जहाँ पर जो चल रही है उस करेंसी के अंदर दर्ज होगी। तो टैली में एंट्रियाँ करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि यहाँ पर सारी एंट्रियाँ जिस भी आपकी फर्म है उसकी कंपनी बनाएंगे, या जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे। अब कंपनी के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके 4 प्रकार के नेचर होते हैं। पहला होता है लाइबिलिटीज़, दूसरा होता है एसेट्स, तीसरा होता है इनकम, और चौथा होता है एक्सपेंसेस। कंपनी में जितने भी लेन देन होते हैं वो इन चारों के अंदर में आते हैं। तो आपकी जो भी फर्म है उसका नाम रख दिया, जैसे हरीश ट्रेडिंग कंपनी या हरीश शॉप, वो आपने इस नाम से, या फिर सोलंकी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड, जिस भी कंपनी का आपने नाम है वो क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर आपने जाना था सबसे पहले लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस। ये 4 प्रकार के अकाउंट्स के नेचर होते हैं। अब इन्हीं के अंदर सारे खाते आएंगे। अब देखें, सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये किस प्रकार का नेचर होता है कंपनी का। तो लाइबिलिटीज़ एक ऐसा नेचर है जैसे जहाँ पर कंपनी की उत्तरदायित्व अर्थात जिम्मेदारी क्या है, उसको पैसा किन किन को देना है, अर्थात देना है पैसा, कंपनी को पैसा किसको किसको देना है, वो सारे अकाउंट्स इसके अंदर आएंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कंपनी ने रॉ मटेरियल्स मंगाया जिससे वो माल बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उससे कुछ एडवांस दे दिया है और कुछ बाद में दे देगी कंपनी। तो वो जो है ना, जो अपने कंपनी के वो क्या हुए, लेनदार हुए। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो सारा पैसा जो कंपनी का नहीं है, किसी और का है, कंपनी के ऊपर उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको चुकाए। तो उन सारे पैसों का जो भी अकाउंट्स है, जिन जिन नाम का है, जिनके नाम के खाते हैं, उन सारे अकाउंट्स को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। वो सारा पैसा कंपनी का उत्तरदायित्व है, तो वो सब लाइबिलिटीज़ के अंदर में आएंगे। अब वो सारा पैसा जो कंपनी का ही है या कंपनी को लेना है, किसी और के पास है और कंपनी का पैसा है और कंपनी को वापस लेना है उससे, जो भी पैसा कंपनी का है, और ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं, ऐसे जितने भी खाते हैं जिन जिन के अंदर कंपनी का पैसा है, वो सब एसेट्स के अंदर में आएंगे। अब बढ़ते हैं इनकम की तरफ। इनकम के अंदर वे सारे अकाउंट्स आएंगे जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ जहाँ कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहा है, जहाँ जहाँ कंपनी की इनकम बढ़ रही है, वो सब इनकम के अंदर में आएंगे। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर पे एक्सपेंसेज की तरफ। तो एक्सपेंसेज वे सारे खाते जो कंपनी के खर्चे के हैं, खर्चे के सारे अकाउंट्स एक्सपेंसेज के अंडर में आएंगे जो कंपनी का लॉस है। तो इनकम से प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस से लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस
जो अकाउंट्स होता है वो इन दोनों से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस से। और जो बैलेंस शीट होती है वो इन दोनों से बनती है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स से। अर्थात कंपनी को कितना देना है और कंपनी को कितना लेना है, या फिर कंपनी को कितना ऋण है उसके पास, कितनी जिम्मेदारियां है, तो वो सब कंपनी की लाइबिलिटीज़ है। और जो कंपनी की जितनी भी धन संपत्ति है या कितना लेना है कंपनी को, वो सब उन दोनों का बैलेंस, कंपनी का किस बैलेंस में है, उस कंपनी का क्या एवरेज है, क्या स्थिति है उसकी, तो वो बैलेंस शीट बताती है। दोस्तों, अभी तक हमने नेचर्स समझे थे, अकाउंट्स के नेचर्स। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने कोई सा भी बिजनेस किया, तो आपकी ये शॉप है या ये कंपनी है, जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या होलसेलर है, रिटेलर है, आप जो भी है, आप आदान प्रदान करते हैं सामानों का, या आपकी जो भी XYZ सर्विसेज की है, तो आपकी जो फर्म है उसे चलाने के लिए, अर्थात बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा हम कंपनी की या उस फर्म की जिम्मेदारी बन जाता है कि वो वापस आपको रिटर्न करे और साथ साथ प्रॉफिट भी देवें। तो बिज़नेस की यह जिम्मेदारी है, जो आपके द्वारा जो लगाया गया है वो पैसा, वो बिज़नेस की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला अकाउंट्स जो बनता है लाइबिलिटीज़ में, वो है कैपिटल अकाउंट्स। अर्थात वह पूंजी, वह धनराशि, वह कैपिटल जिससे बिजनेस चलाएंगे। अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा, इसके दो पार्ट्स हैं। कैपिटल्स के दो पार्ट्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेनेड अर्निंग। अब जैसे जब बैलेंस आपका पूरे साल में आपने व्यवसाय किया, अब बैलेंस निकाला गया, तो बैलेंस शीट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चला कि हमारा बिजनेस ने पूरे साल में कुछ अर्निंग की है, कुछ प्रॉफिट्स कमाए हैं। तो वो प्रॉफिट्स हम कैपिटल के अंदर डाल देते हैं लास्ट में, ताकि वो कैपिटल्स बढ़े और हम बिजनेस को अच्छा ग्रोथ कर सके। अब इसी को और आसान करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर ने दो अकाउंट्स के डिवाइड कर रखे, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेनेड अर्निंग। अर्थात रिजर्व्स कर लो, किसी पैसे को आप रिजर्व कर लो, या सरप्लस अर्थात उसको बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो पैसा आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास 50,000 का प्रॉफिट आया था, तो उसमें से आपने 10,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिए, अर्थात उसको ऐसा सोच के रख दिया, रिजर्व कर लिए या बढ़ाने के लिए रख दिए, सरप्लस बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि अपने बिजनेस को हम आगे इससे बढ़ाएंगे। किसी समय अपने को एक और कंपनी या एक और ब्रांच खोलनी है अपने बिजनेस की, तो अपन थोड़ा थोड़ा अभी से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो अपन ने कैपिटल्स के अंदर में टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 10,000 रख दिए। तो आप समझ गए होंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में कौन सा अकाउंट्स आते हैं। अब दूसरा है रिटेनेड अर्निंग, अर्थात आपने जो भी पैसा कमाया है, अर्निंग की है, और उस पैसे का बाद में जब व्यवसाय मंदी में, जैसे लॉकडाउन लग गया, एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया, व्यवसाय मंदी में चला गया, या फिर कंपनी के ऊपर जो आपने बिजनेस किया है वो चल नहीं रहा है, 4-5 महीने हो गए, अभी प्रॉफिट में नहीं है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो बिजनेस की उस स्थिति को, जहाँ क्षतिपूर्ण स्थिति है, जब बिजनेस को जो नुकसान हो रहा है, उसको चलाने के लिए हमें कुछ पैसा रखा जाता है। जैसे 10,000 हमने इसमें भी रख दिए, जो हमें उस आपदा के समय काम आएंगे, जो बिजनेस को चलाने के काम आएंगे। तो रिटेनेड, आपने जो रिटेन की है, जो आपने प्राप्त की है, जो भी प्रॉफिट्स है या जो भी पूंजी है आपकी,
उसको आप उस मुसीबत के समय के लिए रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये रिटेनेड अर्निंग का अकाउंट्स बनते हैं। तो आप समझ होंगे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन से अकाउंट्स आएंगे और रिटेनेड अर्निंग में कौन से अकाउंट्स आएंगे। तो बिजनेस को बढ़ाना है और ग्रोथ करना है, हमको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और ब्रांचेज बनानी है, तो उसके लिए रिज़र्व कर लिया तो वो सारे अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, क्योंकि वो प्लस होगा, बिजनेस और बढ़ेगा, है ना। और रिटेनेड अर्निंग अर्थात वो पैसा जो हमें मुसीबत में काम आएगा। बिजनेस की मुसीबत में लाइट का बिल पे करना है, कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं, तो बिजनेस की मुसीबतें हैं, या लॉकडाउन लग गया है, तो मंदी के समय में जो पैसा काम आएगा वो है रिटेनेड अर्निंग अकाउंट्स में। तो आप अच्छे से समझ के होंगे कि कैपिटल अकाउंट्स क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, रिटेनेड अर्निंग क्या है। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन दोनों अकाउंट्स का क्या उद्देश्य है टैली के अंदर और इसके अंदर में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अर्थात बिजनेस को बेहतर करने के लिए जो भी अकाउंट्स आएंगे वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में, वो सारा पैसा जो बिजनेस को बेहतर करेगा और ग्रोथ करेगा और ब्रांचेज लाने के लिए लगाया जाएगा, या उसी बिज़नेस को और अच्छे से चलाने के लिए। पहले जैसे आपने एक एम्प्लॉय रख सकते थे, आप सोच रहे कि 1 साल बाद मैं 10 एम्प्लॉय रखूँ, बिज़नेस को और बढ़ाऊँ अपने बिज़नेस को, तो वो सब पैसा है वो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया। और रिटेनेड अर्निंग जो मंदी में जो अपने को, अब मंदी आ गई, लॉकडाउन लग गया या व्यापार नहीं चल रहा है, तो एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी पड़ेगी। अब उस मुसीबत के क्षणों में बचाने के लिए, बिजनेस को बचाने के लिए हमें कुछ पैसा रखा जाता है, उसको हम रिटेनेड अर्निंग में डालते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे लाइबिलिटीज़ के अंदर में कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अर्थात वो पैसा जो कंपनी को वापस चुकाना है, उसकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अब हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लाइबिलिटीज़ के अंदर में दूसरा नंबर जो आता है लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स में, वो है ब्रांचेज एंड डिविजन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है ये ब्रांचेज एंड डिविजन्स? तो जब आप कोई कंपनी के ऑनर हैं, तो जब वो कंपनी को जो भी आपने चलाने के लिए जो पूंजी लगाई है वो सब क्या है, आपकी कैपिटल्स। उसी प्रकार आपकी एक ब्रांच खोल दिया, आपका व्यवसाय अच्छा काम कर रहा है, तो आपकी पैसा बचाया, आपने अच्छी अर्निंग की, आपकी प्रॉफिट आई, तो आपने क्या किया, एक ब्रांच ओपनिंग की। तो आपने 1 या 4 ब्रांचें या 10 ब्रांचें, जो भी जितनी भी ब्रांचें हैं, उन सब का अकाउंट्स इसके अंडर में डालते हैं। क्योंकि जिस प्रकार आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी कंपनी के खर्चे हैं, कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम है या एसेट्स है, वो सब कंपनी की जिस प्रकार से जिम्मेदारी थी, उसी प्रकार उन ब्रांचों के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉय है या फिर जितने भी एसेट्स पड़ी है, जो भी आपकी मशीनरी पड़ी है या सैलरी पे करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, एक्सपेंसेज हो रहे हैं, वो सब भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी बन गई है। तो वो सारे अकाउंट्स ब्रांचेज एंड डिविजन्स के अंदर में खोले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब लाइबिलिटीज़ के तीसरे अकाउंट्स की तरफ, जिसका नाम है करंट लाइबिलिटीज़। तो जैसे हमने समझा था पहले भी, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि लाइबिलिटीज़ यानी कैपिटल अकाउंट्स अर्थात किसी बिजनेस को आप चलाने के लिए जो भी आपने पूंजी लगाई है, वो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो उसको बचाए, संभाले, उसको डूबने न दे और प्रॉफिट कमा के देवे। और उसी प्रकार से जब आपने अच्छी अर्निंग कर ली तो आपने ब्रांचेज बना ली, उसकी अपनी कंपनी की ब्रांचेज कर ली या डिविजन्स बना लिए, तो उससे भी जो भी अर्निंग हो रही है तो वो भी बिजनेस की ही जिम्मेदारी है कि उनको भी वो संभाले। तो ब्रांचेज या डिविजन्स है वो भी बिजनेस की जिम्मेदारी है। उसी प्रकार लाइबिलिटीज़ में एक और अकाउंट्स आता है, वो है करंट लाइबिलिटीज़। और करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगे
करंट लाइबिलिटीज यानी अभी जो करंट में है, अभी जो देनी ही देनी है, करंट में चालू में है, वो सारी लाइबिलिटीज, वो सारे उत्तरदायित्व, जैसे फर्स्ट उत्तरदायित्व आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अर्थात आपको जो भी आप सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या सर्विस टैक्स हो, तो जो भी आप सरकार को टैक्सेस देते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो आप चुकाए सरकार को। तो वो उसका एक फ़िक्स नियत अवधि होती है, 3 महीने में, हर महीने में या साल में, तो उस समय सरकार को आपको चुकाना पड़ता है। तो आपकी वो जिम्मेदारी है जो आपने, आपके पास जो उसके जो भी टैक्स बन रहा है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो उसको चुकाए। तो वो सारे अकाउंट्स, वो सारे खाते जो टैक्स के संबंध में है, ड्यूटीज एंड टैक्स के संबंध में है, वो सब इसके अंडर में आएंगे। और फिर आता है दूसरे नंबर पे प्रोविजंस। तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में ही हम बातें कर रहे हैं। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर में पहला जो अकाउंट्स टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है वो है ड्यूटीज एंड टैक्सेज, अर्थात जो आपकी जो सरकार की तरफ से जो भी टैक्सेज लग रहे हैं, जो भी ड्यूटीज़ के मतलब आपके कार्य के जितने भी टैक्सेज लग रहे हैं, वो सब इसके अंडर में आएंगे, वो सारे ग्रुप्स। और दूसरा आ जाएगा प्रोविजंस, अर्थात आपकी कंपनी में होने वाले खर्चे, अर्थात लॉसेस, वो खर्चे हो गए जो सोचे ही नहीं थे, जो वो लॉस हो गया जो आपके सोचा ही नहीं था। तो होने वाले नुकसान को बचाने के लिए अगर आपने कुछ प्रोविजंस कर लिए है, पहले से ही आपने उसके बारे में सोच लिया है, कि जैसे एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आपने सोचा कि इस बार भी मेरे व्यवसाय में, जैसे अगली बार आपने व्यवसाय किया तो आपके क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति ऐसे निकले जिनको आपने सामान बेचा और वो पैसा दे ही नहीं रहे हैं। अब ऐसा पैसा जो डूबने वाला है, अब कंपनी को तो उसको चुकाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो उसका लोड बढ़ गया, एक लाइबिलिटीज़ बढ़ गई। तो आप क्या कर देंगे, आपकी जो साल के एंड में जो भी अर्निंग आ रही है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 10%, 20% या कुछ भाग निकाल कर, जैसे आपकी 50,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा था साल के अंत में, उसमें से आपने 5,000 रुपये आपने प्रोविजंस के नाम से डिपॉजिट कर लिए, मतलब फिक्स कर लिए आपने, प्रोविजंस के नाम से आपने संभाल के रख दिए कि मेरे ऐसे खर्चे आ जाएंगे अचानक से, जो अचानक ही आ सकते हैं, जो पैसा मेरा डूब सकता है, होने वाले ऋण है, जहाँ पे आपको होने वाले नुकसान है उसकी भरपाई के लिए आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रोविजंस कर देते हैं, तो वो सारे अकाउंट्स प्रोविजंस के अंदर में आएंगे और ये कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। इसी प्रकार से तीसरा अकाउंट्स आता है, वो है सैंड्री क्रेडिटर्स, अर्थात जिन लोगों से आपने उधार माल ख़रीदा है, जिन लोगों से आपने जैसे माल परचेज कर लिया, जैसे बिल बना 50,000 का, उसमें से आपने 30,000 दे दिए और फिर कहा आपने उस व्यक्ति को कि आप ऐसा कीजिए, अगले महीने और 20,000 लेके जाइए, तो आपके ऊपर उस 20,000 रुपये का ऋण है, वो मांगता है आपसे। तो कंपनी के ऊपर वो ऋण है, इसलिए वो कंपनी के वो क्या हो गए, वो लेनदार हो गए। वो कंपनी को जिम्मेदारी है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ बनती है कि उस व्यक्ति को वो पैसा चुकाए, है ना। तो ये इस प्रकार से 3 अकाउंट्स आते हैं जो करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि आपने बताया प्रोविजंस और कैपिटल्स के अंदर में जो रिटेनेड अर्निंग है उसके बारे में आपको डाउट होगा, तो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि कैपिटल्स के अंदर में जो रिटेनेड अर्निंग थी, वो व्यवसाय को मंदी में, जब व्यवसाय चल रहा है, जब व्यवसाय के पास पूंजी नहीं आ रही है और व्यवसाय को चलाने के लिए वो पूंजी इकट्ठी की जाती है, वो सारा पैसा रिटेनेड अर्निंग में आ रहा है। और जबकि प्रोविजंस में वो पैसा हम रखेंगे जो हमने पहले से ही सोचा है कि ये नुकसान हो सकता है 2 महीने में, 1 महीने में, 5 दिन में, तो उसके लिए फिक्स तैयारियां कर रहे हैं। जबकि रिटेनेड अर्निंग में किसी भी प्रकार की नुकसान की तैयारियां नहीं हो रही है, वहाँ पे बिजनेस को मंदी से बचाने के लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है।
तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोविजंस अकाउंट्स और रिटेनेड अर्निंग अकाउंट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइबिलिटीज़ का जो चौथा अकाउंट्स है वो है लोन्स लाइबिलिटीज़। अब लोन्स लाइबिलिटीज़ में टैली सॉफ्टवेयर में 4 अकाउंट्स आए, जिसमें पहला है बैंक ओसीसी अकाउंट, दूसरा है बैंक ओडी अकाउंट, तीसरा है सिक्योर्ड लोन्स एंड चौथा है अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ज़्यादातर वीडियोस में यूट्यूब पे या ज़्यादातर लोग जो बताते हैं वो ओसीसी और ओडी अकाउंट एक ही है, आप किसी में भी एंट्री कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, एक ही होते तो 2 नाम क्यों दिए गए हैं। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसे आप आज मेरे इस वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं बैंक ओसीसी अकाउंट्स और बैंक ओडी अकाउंट। इन दोनों अकाउंट्स में क्या होता है कि जब कोई जैसे बिजनेस है तो बैंक बोलती है कि आप क्या कीजिएगा कि हम आपको 1 लाख रुपए दे देते हैं और 1 लाख का एक अकाउंट्स खोल देते हैं। अब उस अकाउंट्स में या फिर आपके पास जो अकाउंट है उसके अंदर 1 लाख रुपए हम दे देते हैं। तो जैसे आपने 1 लाख में से जैसे 20,000 या 50,000 या 60,000 आपको ज़रूरत पड़ी बिजनेस में, तो आप क्या कीजिए कि किसी व्यक्ति से न मांग कर हमारे इस दिए हुए 1 लाख में से यूज कर लीजिएगा। तो बैंक क्या करते हैं, उस 50,000 60,000 20,000 जितना भी आपने यूज किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी, और जितना भी आपने नहीं यूज किया उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जब आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जब आप वो पैसा वापस उस अकाउंट में डाल देते हैं तो वहीं पे वो अकाउंट्स लोन लेना बैंक आपसे बंद कर देती है। तो क्या होता है, नॉर्मल लोन और बैंक ओसीसी और ओडी के लोन्स में यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि जो नॉर्मल लोन होते हैं, जैसे आपने कुछ पैसा लिया 1 लाख, तो उसकी क्या फिक्स ईएमआई सेट हो जाती है कि हर महीने आपको 10,000 पे करने हैं और उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट पे करना है। जबकि बैंक ओसीसी और ओडी अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर आपको आप जितने भी आप यूज करेंगे पैसा, बैंक जो निर्धारित सीमा पे आपको जो दे रही है वो जितना भी आप यूज कर रहे हैं पैसा उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना है। जब वापस भर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। जबकि लोन्स जब आप पूरा भर देते हैं, जो 1 लाख का आपने लिया, 1 लाख का आपने वापस भर दिया, तो आपको वो अकाउंट्स क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन ये अकाउंट्स चालू ही रहते हैं, इनको आपको बैंक में जाकर बंद करवाना पड़ता है। ये अकाउंट्स कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि कंपनी या बिजनेस अच्छे से काम कर सके। तो बैंक ओडी अकाउंट्स का नाम है बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट और बैंक ओसीसी अकाउंट का नाम है बैंक ओपन कैश क्रेडिट या बैंक ओवर कैश क्रेडिट। तो आइए, जो इसे बैंक ओसीसी को सीसी अकाउंट कहते हैं और बैंक ओडी को ओडी अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अब सीसी अकाउंट के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये ओसीसी अकाउंट है, ये जो होता है ये सिर्फ बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए दी जाती है, जबकि बैंक है ओडी है ये बिजनेस और पर्सनल दोनों प्रकार की यूजेज के लिए दी जाती है। और जो ये ओसीसी अकाउंट है ये आपकी कंपनी के सैलरी डेबिटर्स अर्थात जिनसे कंपनी पैसा मांगती है तथा इन्वेंट्री, इन सब की कितनी वैल्यू है आपकी कंपनी में, उसकी 50 से 60% ही दी जाती है। जैसे कितने आपके लोगों से मांगते हैं पैसा और आपके पास कंपनी में कितना सामान पड़ा है, इन्वेंट्री कितनी है, उसका वैल्यूएशन निकालेगी आके बैंक्स और उसके आधार पर 50 से 60% उसकी सीसी लिमिट आपको देती है। जबकि और बैंक ओडी अकाउंट है वो आपके बैंक में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको देखेगी और उसका 15 से 20% किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी लिए बिना आपको
आपकी वो लिमिट दे देती है। और ओडी अकाउंट में एक और प्रकार से ओडी लिमिट दी जाती है, जिसमें बैंक आपकी आरडी, एफडी या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ले लेती है और फिर उसके आधार पर 60 से 85% तक आपकी ओडी लिमिट को दे देती है। इसी प्रकार जो सीसी लिमिट है वो आपके देनदार और इन्वेंट्री के घटने और बढ़ने से कम और ज़्यादा की जा सकती है, जबकि ओडी लिमिट होती है वो आपकी आसानी से कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती है। बैंक ओडी अकाउंट में बैंक का जो पैसा आप यूज करोगे उस पर ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी काटती है बैंक। जबकि जो ओसीसी है अकाउंट, उसमें बैंक आपका लोअर इंटरेस्ट रेट रहती है और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटती है। बैंक ओसीसी अकाउंट होता है उसमें यह हमेशा ही बैंक में अलग से खुलवाना पड़ता है, चाहे बैंक में आपका कोई सा भी अकाउंट हो। जबकि ओडी अकाउंट खुलवाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से खुलवाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपका कुछ बैंक्स में ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं, करंट अकाउंट्स, जिसके अंदर ओडी लिमिट दे दी जाती है, उसी अकाउंट्स के अंदर दे दी जाती है। आपको अलग से खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ज़रूरत पड़ती है तो ही बैंक आपके ओडी लिमिट के लिए अलग से अकाउंट्स खोलती है। जबकि ओसीसी अकाउंट के अंदर अलग से बैंक के अंदर एक सीसी लिमिट का अकाउंट्स खुलवाना ही पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ओडी और ओसीसी अकाउंट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योर्ड लोन्स, अर्थात वो पैसा जिसे लोन के रूप में कंपनी को लेने के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, चाहे वो दोस्तों से लिया हो या बैंक से लिया हो, और एक इंटरेस्ट रेट भी देनी पड़ती है। और अनसिक्योर्ड लोन में वो आता है जो वो पैसा जो कंपनी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करती है, अर्थात किसी भी बिना सिक्योरिटी के दिया जाता है, और इसमें भी कंपनी इंटरेस्ट देती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे लाइबिलिटीज़ के चौथे ग्रुप के लोन्स लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स के बारे में, जिसके अंदर बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स आते हैं। तो एक बार वापस मैं बता देता हूँ। ओसीसी अकाउंट्स, इसके अंदर भी एक लिमिट दी जाती है, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट रेट लो रहता है, जबकि ओडी अकाउंट में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं। और सिक्योर्ड लोन्स में आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसके एवज में ही आपको बैंक या व्यक्ति लोन देता है आपको। जबकि अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको आपकी पहचान से ही कई बार बैंक्स में आपकी जो लेन देन ट्रांजैक्शन अच्छे रहते हैं, तो उससे भी बैंक अनसिक्योर्ड लोन्स पर्सनल यूजेज के लिए कुछ जैसे 1,50,000 या ऐसी कुछ अमाउंट्स में आपको दे देती है, जिसमें कोई सिक्योरिटी बैंक्स नहीं लेती है। कोई भी व्यक्ति जो पहचान का है वो भी आपकी पहचान से आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी लिए बिना ही लोन्स दे देते हैं। दोस्तों आज हम लाइबिलिटी के अंदर में आने वाले एक और अकाउंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। और इसका अर्थ होता है सस्पेंस, यानी हमें पता नहीं है ये कहाँ से आया है, ये क्या है। तो इसके अकाउंट्स के अंदर में जो भी ऐसे पैसे को डाला जाता है जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है कि ये किसका पैसा है या किसको दिया है या किससे लिया है या किस लिए कटा है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे बैंक के कुछ चार्जेज होते हैं वो कट गई, तो आपको बता दिए किस बारे में कटे हैं। या फिर ऐसा है कि अचानक के बैंक के अंदर ऐसी एक एंट्री आ जाती है, अचानक से 15-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं आपको, तो आपको पता नहीं है कि ये किस कस्टमर ने दिए हैं। अब 15-20 हज़ार की एंट्री आ गई है, अब पता नहीं है किसका है पैसा। या अचानक 1 लाख रुपए का लोन आ गया अंदर,
अब ये किस व्यक्ति से लिया है आपको पता नहीं है, अब कंपनी के मालिक ने तो पता नहीं किससे ले रखा है। तो ऐसे सारी एंट्रियाँ जिसके बारे में पता नहीं चल रहा है वो सब सस्पेंस अकाउंट्स में डाल दी जाती है। ये सिर्फ काम चला हुआ अकाउंट है दोस्तों, ये इससे काम चल जाता है कि अपनी जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए ये बनाया गया है। तो आपका काम रुके नहीं, आप उसको लेके ही नहीं बैठ जाए कि ये पता नहीं किसकी एंट्री है, ये किसके नाम पर ये पैसा डालूँ। अब आगे भी तो काम करना रहता है, क्या उसको ही लेके नहीं बैठा जा सकता दोस्तों। इसलिए क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट से अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद में उसको समय मिलते ही क्लियर किया जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जब दिया जाता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, तब इस अकाउंट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इसे बनाने के बाद में जितना हो सके उतना जल्दी इसको क्लियर कर देवे दोस्तों। इसे शो नहीं कर सकते, ये टेम्परेरी होता है। तो सस्पेंस अकाउंट को लाइबिलिटी के अंदर क्यों रखा? क्योंकि ये पैसा कंपनी की जिम्मेदारी बन गया है। ये किसका है, ये किसके नाम पर है, ये पता नहीं किसका है। अब कंपनी के पास आ गया, इसका पता नहीं है, इसलिए उसको जिम्मेदारी रखी है। कंपनी की जिम्मेदारी लाइबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इस टैली सॉफ्टवेयर में एक और, या फिर आप जब अकाउंट बुक ही कर रहे हैं तो उसमें आपको ऐसी सुविधाएं दी जाती है कि आप है ना लाइबिलिटीज़ के अंदर अपने हिसाब से भी ऐसे सब ग्रुप्स बना सकते हैं। आपके हिसाब से कोई सा भी, आप इस नेचर के हिसाब से कोई से भी नाम से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं जो एसेट्स के बारे में होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एसेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि सस्पेंस अकाउंट के बारे में आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप कह रहे थे कि इसे सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं शो कर सकते। अगर हम इन सस्पेंस पैसे को रख दे, ऐसा पैसा जो हमको पता नहीं है और सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो कर देवे बैलेंस शीट में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यह पैसा पता नहीं किसका है, इसलिए ये कंपनी की जिम्मेदारी बन गया। अब यह पैसा अनलीगल गिना जाता है। जब तक आप उसके बारे में बता नहीं देते कि ये किसका है किसका नहीं है, तो ये बिजनेस के लिए एक अनलीगल पैसा है और आप अनलीगल पैसे को शो नहीं कर सकते। इससे आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको इस सस्पेंस अकाउंट की एंट्री को क्लियर करना ही रहता है। आप जैसे ही इस अकाउंट्स को बनाने के बाद में जैसे ही प्रोप्राइटर आए, अर्थात कंपनी का मालिक आए, या जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ से हटा देवे, ताकि कंपनी को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाया जा सके। तो बढ़ते हैं एसेट्स की तरफ।